अबुआ सरकार कहा जाता है हेमंत सोरेन की सरकार को। अबुआ जो शब्द है वो खुद मुंडारी में है, लेकिन एक भी मुंडा समुदाय के मंत्री नहीं। भाजपा और उनके सहयोगी दल जितने दाग धब्बे और हमको लगता है जितने बड़े बड़े केस में आरोपी रहते हैं, जिनके ऊपर आरोप तय हो जाता है, उनको भी अपना प्रत्याशी बनाने का काम करती है। बड़े स्तर पर आपके जो क्षेत्र है उसमें अफीम की खेती भी होती है। देवड़ी देरी या फिर देवड़ी मंदिर जिसे कहा जाता है, वो मामला बहुत तूल पकड़ा। आपका भी कुछ ऐसा बयान आया था और आपका खिलाफ विरोध की भी कुछ स्थिति है। हाल ही के समय में आपकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने दो बालू लदे ट्रैक्टरों को अवैध तरीके से जो लेके जा रहे थे उनको पकड़ा था और उसकी शिकायत कराई थी। हमारे साथ इस वक्त तमाड़ से नवनिर्वाचित विधायक विकास मुंडा है। सबसे पहले तो जोहार सर। सर, मंत्री पद के लिए आपका भी नाम आगे चल रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो पूर्ण रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है और हमारा सबसे पहला कमिटमेंट अपने क्षेत्र की जनता के साथ में है और लगातार उस पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से काम भी किया और आने वाले समय में भी उस पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहेंगे। सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है। अबुआ सरकार कहा जाता है हेमंत सोरेन की सरकार को। अबुआ जो शब्द है वो खुद मुंडारी में है, लेकिन एक भी मुंडा समुदाय के मंत्री नहीं है। ये ऐसा नहीं, देखिए, ये एक सब कुछ का संतुलन देखना माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में है और लोग चूंकि अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं मंत्रिमंडल में वो 12 ही हो सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ में। आप देखिए कि कई ऐसे समुदाय हैं जहाँ अभी आप ये कह सकते हैं कि उनको हिस्सा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार के साथ में नहीं है, फिर सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, पिछले लगातार 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी के बारे में सोच करके सभी समुदायों को साथ में लेकर के चलने का काम सरकार के द्वारा किया गया है और आने वाले समय में भी इसी मानसिकता के साथ में सकारात्मक रूप के साथ सरकार काम करेगी। सर, 12वां मंत्री पद अभी भी खाली है। नहीं, 12वां मंत्री पद खाली नहीं है। 11+1 कंप्लीट हो गया है और खाली, इसको खाली आप नहीं कहेंगे, चूंकि 11 मंत्रिमंडल के सदस्य और एक माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन सर, फिर भी सवाल तो जरूर उठता है, क्योंकि 5 से 6 जो विधायक हैं इस बार चुन करके आए हैं मुंडा समुदाय से। देखिए, सवाल आप ये कहें, आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी काम कर ले, सवाल ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर में नहीं उठते हैं। सवाल लोग करेंगे और तरीके से सरकार उन सभी सवालों का जवाब भी देगी। अच्छा सर, आप लगातार तीसरी बार तमाड़ से विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं और अपने जो पिता के जो हत्या के आरोपी बताए जाते हैं राजा पीटर, उनसे जीत करके आए हैं। कैसा महसूस? नहीं, ये एक बार तो हम लोगों ने, पहली बार तो बहुत लोग अपनी जानकारी को अपडेट नहीं किया। आपके माध्यम से चाहेंगे कि लोग अपनी जानकारी अपडेट कर ले। ये एक बार हम लोगों ने नहीं हराया, लगातार 2014 से लेकर के 2019 में भी और 2024 में भी बड़े अंतराल से तमाड़ की जनता ने उनको हराने का काम किया है। बिल्कुल, मैंने वही कहा, राजा पीटर को आपने तीसरी बार हराया है। तीसरी बार उनका सामना आपसे रहा। पहले आपके पिता से उनका सामना रहा और अब आपसे। तो देखिए, अब ये सबसे ज्यादा सवाल तो मुझे लगता है कि भाजपा और उनके सहयोगी दलों से ये सवाल होना चाहिए कि एक जो राजनीति में एक व्यवस्था और एक परिपाटी होती है कि उनके उम्मीदवार एक अच्छे व्यवहार के साथ में एक अच्छे आचरण का उम्मीदवार सभी पार्टियों को उतारना चाहिए। लेकिन आज जो पूरे देश में परिपाटी चल रहा है, भाजपा और उनके सहयोगी दल जितने दाग धब्बे और हमको लगता है जितने बड़े बड़े केस में आरोपी रहते हैं, जिनके ऊपर आरोप तय हो जाता है, उनको भी अपना प्रत्याशी बनाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी विरोधी दल है पूरे देश में, भाजपा और उनके सहयोगी, उनको अपने गिरेबान में सबसे पहले झांकना चाहिए कि समाज में हम कैसे लोगों के चरित्र को पोर्ट्रे कर रहे हैं और इससे क्या संदेश जाएगा। और इसी का परिणाम है कि हमको लगता है कि आप देखिए कि जितने भी दाग धब्बे वाले लोग थे, जिनको भाजपा ने अपने यहाँ एक तरीके से वॉशिंग मशीन की तरह ट्रीट किया, आज उनका हसर सबके सामने है। सर, ये सवाल तो तब इंडिया गठबंधन से भी बनता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया पाकुड़ से, मतलब आलमगीर आलम, जिन पर बड़े गंभीर आरोप है टेंडर कमीशन घोटाला मामले के, उनकी ही पत्नी को खड़ा किया और वो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से, मतलब 86,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत कर आए। तो उन पर भी तो मैं सीधे तरीके से कहूंगा कि आलमगीर आलम साहब के ऊपर में आरोप है
लेकिन वो अभी कोर्ट में चल रहा है। दूसरा क्या है कि इनकी आरोप गठित हो चुका है अभी तक। ठीक है, लेकिन इनकी पत्नी के ऊपर में कोई आरोप है क्या? नहीं, उनकी पत्नी के ऊपर में तो कोई आरोप नहीं है। और आप देखिए कि हम लोगों ने अपने तरफ से और पूरे इंडिया गठबंधन ने प्रयास भी किया और उसी का नतीजा कि क्षेत्र की जनता ने उनके इतने भारी मतों से जिताने का भी काम किया है। सर अब मुद्दों पे थोड़ा सा आते हैं। सर, तमाड़ के कौन कौन से मुद्दे आप देखते हैं और सदन में कौन कौन से इस बार मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुद्दे हैं, हम लोगों ने पिछली बार भी प्रयास किया था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों को पूरा प्रॉपर कार्यकाल नहीं मिला। 5 साल में 2 साल तो कोरोना के ही चले गए और 3 सालों में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कम से कम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्षेत्र का जो होता है उसको जितना बेहतर हम लोग कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई है। लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे विषय बचे हुए जिसके ऊपर मैं काम करना है, जिससे विशेष रूप से आप कहेंगे तो एक हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आपको डिग्री और पीजी कॉलेजेस की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज है हमारे क्षेत्र में। तो हम लोगों ने भी विभाग से प्रस्ताव बनवाया है। प्रस्ताव पिछले ही कार्यकाल का हमारा था। इसको आगे बढ़ा करके क्षेत्र में 2 हम लोगों का प्रयास है कि 2 कॉलेज की हम लोग स्थापना करें। साथ साथ सिंचाई को लेकर के हम लोग विशेष रूप से पिछले 5 साल में अब देखेंगे जितने भी बंद पड़ी परियोजनाएं थी जो 1960 से 1965 तक हमारे क्षेत्र में कुछ बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन वो बंद हो गई थी। उनको हम लोगों ने फिर से शुरू कराया और आज के दिन में कम से कम बरसात के मौसम में आप देखेंगे कांची नहर सिंचाई परियोजना हो या तो अराडी नहर से सिंचाई परियोजना हो, आपको सोसोकोटी डैम हो, चिरगाली डैम हो, सबको हम लोगों ने उसको पुनर्निर्माण करा करके आज देखिए कि बरसात के मौसम में बहुत अच्छे तरीके से उनके क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से खेती हो रही है। अब हमारे लिए चुनौती ये है कि इसको और बेहतर करते हैं हम लोग साल भर के परिवेश कैसे हम लोग तैयार कर पाते हैं, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। सर, आपके क्षेत्र में बालू का जो उत्खनन होता है या फिर अवैध बालू का आना जाना एक बड़ा मुद्दा है। हाल ही के समय में आपकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने 2 बालू लदे ट्रैक्टरों को अवैध तरीके से जो लेके जा रहे थे उनको पकड़ा था और उसकी शिकायत कराई थी। देखिए, एक तो पहली बात है कि इस विषय को लेकर के हमको लगता है कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। बेवजह लोग एक बार पूरा मामला बता दीजिए क्या हुआ था। बेवजह इस विषय को लेकर के लोग खाना फूसी वाली बातों को लेकर के लोग इसको चर्चा बनाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया है कि इस पर लगाम लगाई जाए। और देखिए, हाल के दिनों में कई कार्रवाई हुई है और मेरा ये मानना है कि सरकार ने भी इस मामले में सहयोग करते हुए कई कार्रवाई हुई। आप देखिए कितने नंबर ऑफ एफआईआर कितने लोगों पे हुई है। आप अगर नंबर ऑफ एफआईआर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी लंबी कार्रवाई हुई है। और बेवजह चीजों को लेकर के विरोधियों का काम ही है बेवजह की चीजों पे बात करना, चर्चा करना। और हमको लगता है कि इन सब चर्चाओं का कहीं कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है। निश्चिंत रहिए, जो गलत करेंगे उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। सर, बड़े स्तर पर आपके जो क्षेत्र है उसमें अफीम की खेती भी होती है। कई लोगों से ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पर अवैध तरीके से अफीम की खेती चलती है। सर, इस पर कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, लगाम लगाने का लगातार प्रयास हो रहा है। देखिए, हर प्रत्येक वर्ष कितनी कार्रवाइयाँ हो रही है और इस साल निश्चित रहिए कि सरकार ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी कई मीटिंग हुई है और हमको लगता है कि इस विषय पे बड़ी कार्रवाई भी होगी और इस पे लगाम भी लगाया जाएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका वैकल्पिक मार्ग यही है कि हम लोग जो किसान मान के चलिए और आगे बढ़े हैं उसको हम लोग वैकल्पिक कृषि का साधन मुहैया कराए ताकि इससे हटे, क्योंकि निश्चित रूप से इसका परिणाम आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं जा रहा है। और ये आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा की स्थिति क्या है, आज के दिन में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भविष्य के लिए तो हम इतना जरूर कहेंगे कि अच्छा नहीं है, लेकिन निश्चित रहिए सरकार इसके ऊपर में काम कर रही है, कार्रवाई भी होगी और हमको लगता है कि इसका असर भी देखने को मिलेगा। सर, हाल के समय में देवड़ी देरी या फिर देवड़ी मंदिर जिसे कहा जाता है वो मामला बहुत तूल पकड़ा। आपका भी कुछ ऐसा बयान आया था और आपका खिलाफ विरोध की भी कुछ स्थिति दिखी। वो जो लोग इस बात की वहाँ इस बात की को बहुत जोर जोर से चिल्ला करके कह रहे थे, हमको लगता है कि कोर्ट अगर किसी विषय पर निर्णय देता है तो हमको लगता है आपको तब तक उस कोर्ट का आदेश को मानना पड़ेगा जब तक उस कोर्ट के आदेश को हायर कोर्ट से आप निरस्त नहीं करा देते। ये तो है। अब कोर्ट के आदेश को आप नहीं मानिएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। अगर इसको कंप्लेन कर दिया जाए तो उनके लिए भारी मुसीबत हो सकती है। लेकिन कुछ क्या कहेंगे उनको
एक लाइन में अगर हम कहें तो कुछ लोग हैं जो पूरा ग्रुप बना करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और कई ऐसी बातों को बोलते हैं जिनका हमको लगता है व्यवहारिक रूप से उनका कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और जितने भी लोग इस विषय पे घूम रहे थे, कौन घूम रहे थे, सब उनके ऊपर में देखे कितने तरह के आरोप तय हैं। सभी आरोपी मिल करके एक समाज में आदर्श आचरण की बात करते हैं। तो मिथ्या बात करने वाले जो खुद जमीन दलाली में इन्वॉल्व है और वो हमारे क्षेत्र में आकर के विषय को विवादित बनाने का प्रयास करते हैं। जब मामला कोई अगर कोर्ट में है तो आप कोर्ट में जाइए ना, आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? इस विषय को सिर्फ राजनीतिक बनाने का एक प्रयास था, जिसमें वो फेल भी हुए हैं और आने वाले समय में भी ये मान के चलिए उनको हम फेल भी किया जाएगा। और पूरा क्षेत्र का जो आदिवासी समाज है समझता है कि हितकर कौन है, और बाहर से आकर के लोग यहाँ मुद्दों को खराब करना या फिर बाहर से आकर के लोग हमारे क्षेत्र में आकर के चाहते हैं कि भाई हम यहाँ के वातावरण को खराब करें, तो किसी को भी वातावरण खराब करने की अनुमति नहीं है। और निश्चित रहे जो वातावरण खराब करने का भी प्रयास करेंगे या फिर सोचेंगे उनको दंडित किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, आप युवा नेता हैं और राज्य भर में ये छात्रों का जो मुद्दा है, सीजीएल का मामला, वो तूल पकड़ रहा है और विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं लगातार कि बड़ी स्तर पर इस पर गड़बड़ी हुई है और नियुक्ति में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार की तरफ? देखिए, इस संबंध में हमको लगता है कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, पहले छात्रों को बोला गया था कि एविडेंस, आप पुख्ता एविडेंस प्रस्तुत करिए। आयोग के सामने कोई पुख्ता एविडेंस वो लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। और हमको लगता है अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास में कोई पुख्ता एविडेंस है तो उसको प्रस्तुत करिए, सरकार उसके ऊपर में संज्ञान लेके निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। लेकिन सिर्फ हल्ला करने के लिए बोलना ये हमको लगता है उचित नहीं है। आप विस्तृत रूप से अगर आपके पास में कोई भी एविडेंस है लेकर के और उसको सरकार के सामने लाइए, कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे तमाड़ से तीसरी बार विधायक बने विकास मुंडा के बारे में आपको बता दें कि ये पूर्व विधायक और स्वर्गीय रमेश मुंडा के पुत्र हैं और इन्होंने अपने पिता की विरासत संभाली। अपने पिता के हत्या के आरोपी राजा पीटर को हराकर तीसरी बार ये विधायक बने हैं, जेएमएम के विधायक हैं। चलिए इसी तरह और भी विधायकों से बातचीत करेंगे। धन्यवाद।